हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका बैंकिंग एकेडमी के ये यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो जनरली गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हर वक्त अलग अलग फील्ड में डिक्लेयर होती है, जैसे कि बैंकिंग फील्ड, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, इंश्योरेंस, एलआईसी, एनआईसीएल, ओआईसीएल, नाबार्ड, आरबीआई, ऐसी अलग अलग गवर्नमेंट बैंक की अपॉर्चुनिटीज आती है। साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट की भी अलग अलग वैकेंसीज हर वक्त डिक्लेयर होती रहती है, कांस्टेबल, पीएसआई से लेके जीपीएससी क्लास 1-2 तक। दोस्तों, आज हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, जहां पे हम अगर अच्छी तरह से ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में अगर हमारा कैरियर चाहते हैं तो एक थोड़े से एफर्ट और थोड़ी सी मेहनत से हम ऐसी जॉब में आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली जो जॉब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस जॉब के बारे में अगर बताऊं तो रेलवे, इंडिया का रेलवे नेटवर्क जो है वो विश्व में लगभग मेरे हिसाब से और न्यूज के हिसाब से सबसे सेकंड लार्जेस्ट हमारा रेलवे नेटवर्क है। और उसमें अगर सेकंड लार्जेस्ट अगर रेलवे नेटवर्क है तो उसके साथ उसमें एम्प्लॉय और जॉब अपॉर्चुनिटी भी हर साल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे लिए ऑप्शंस बन के रहती है। दोस्तों, रेलवे के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग जॉब्स हर साल निकलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं इस साल की बताऊं तो इस साल से 2024 से लगभग पहली बार रेलवे ने एक कैलेंडर डिक्लेयर किया था जनवरी फरवरी के आसपास कि इस साल हम कौन सी जॉब और कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस पे जो अपॉर्चुनिटीज है वो कब तक हम उसकी एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेंगे। और उसके हिसाब से लगभग इस साल की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज थी रेलवे की, वो स्टेप बाय स्टेप डिक्लेयर हो रही है और बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग जॉब ऑप्शंस के लिए उसके लिए रेलवे हमें ऑप्शन लेके आया है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं रेलवे की जो जॉब्स के बारे में, उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर ये जॉब होती है, उसमें दो प्रकार की कैटेगरीज होती है रेलवे के अंदर। एक होती है नॉन टेक्निकल और एक होती है टेक्निकल। टेक्निकल मतलब दोस्तों कि कोई आईटीआई करके अगर रेलवे के अंदर जॉब में जा रहा है, कोई डिप्लोमा करके रेलवे की जॉब में जा रहा है, कोई स्पेशली इंजीनियरिंग करके रेलवे की जॉब पे जाता है, जहां टेक्निकल उसकी नॉलेज है और एग्जाम देके जॉब ले रहा है, तो वो टेक्निकल है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत लंबे समय से बहुत सारे स्टूडेंट वेट करते होते हैं, वो एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज मतलब क्या दोस्तों? तो कि ये जो जॉब है वो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है रेलवे के अंदर। मतलब हम लोग जब रेलवे के अंदर जाते हैं तो टिकट बारी से लेके आपके टॉप लेवल की पोस्ट मतलब टिकट सुपरवाइजर या तो स्टेशन मास्टर, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जहां पे रेलवे को पूरा अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है। तो ये जो हर रेलवे स्टेशन पे आप ये जॉब प्रोफाइल देख रहे हो, उस जॉब प्रोफाइल के लिए इस बार वैकेंसी निकली है। दोस्तों, बहुत सारे गुजरात के स्टूडेंट हो या अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, रेलवे के अंदर जॉब आती है वो तो पता होता है, लेकिन कौन सी जॉब किस लिए है और उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, साथ साथ में उसका सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन के सब्जेक्ट कौन कौन से किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट के पास कम होती है। और उसके बाद क्या होता है कि अभी फॉर्म भर देते लेकिन एग्जाम कब आए वो उनको अवेयर नहीं होता है और तब तक उनने सब्जेक्ट भी तैयार नहीं किए होते, और जब फिर एग्जाम आए तो डायरेक्टली फॉर्म भर के एग्जाम देने जाते और फिर ऐसा हमें एक माइंड में बैठ जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में हमें कहां चांस मिल रहा है। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में चांसेस है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उसके लिए कितने रेडी हैं, कितने समय से पहले हम रेडी हो रहे हैं और उसके लिए हमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया और कौन सी जॉब थी और उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या था और उसके लिए क्या हमारा कमिटमेंट था, ये सारे जो पासे हैं उसको अगर साथ में जोड़ा जाए तो दोस्तों जो स्टूडेंट अच्छी तरह से मेहनत करता है इंटरेस्ट के साथ, उन स्टूडेंटों को 100% उसकी जॉब जो है ड्रीम जॉब वो मिलती है। दोस्तों, रेलवे के अंदर जो अभी वैकेंसी निकली है वो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल में भी अलग अलग कैटेगरीज है, कौन कौन सी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी जो जॉब निकली है वो अप्रोक्सीमेट 11,500 से भी ज्यादा पोस्ट है। ये तो रेलवे के लिए पोस्ट जो है एक नॉमिनल नंबर बोला जाएगा,
और जब जब कभी भी वैकेंसी निकली है, चाहे रेलवे की निकली हो, बैंकिंग की निकली हो या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की निकली हो, जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस 8 से 10 महीने तक जब चलता होता है तब भी ये वैकेंसीज बीच बीच में इंक्रीज होती रहती है। तो हो सकता है, चांसेस है इंक्रीज होने का, लेकिन अभी भी 11,500 वैकेंसी को कम नहीं बोला जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ये जो बैंकिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसको बहुत अच्छी तरह से देखोगे और समझोगे, तो आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है वो एनटीपीसी की पोस्ट है, 11,500 पोस्ट है। कौन कौन भर सकता है, किस तरह से फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, यहां पे देखिए 11,500 हमने अभी डिस्कस किया कि कितनी पोस्ट है, तो कि 11,500। और उसमें दोस्तों 2 लेवल है। 2 लेवल में कौन कौन से लेवल, उसके बारे में भी बता देता हूं आपको कि एक आता है अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। अंडर ग्रेजुएट मतलब क्या कि 12th या तो उसको इक्विवेलेंट अगर कोई पोस्ट आती है, ठीक है, तो वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। और दूसरी जो आती है वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट आती है। तो ग्रेजुएट लेवल में तो के मतलब इसमें 2 प्रकार पड़ते हैं। अभी जो वैकेंसी है वो 8,000 ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, और लगभग 3400 के आसपास जो है वो अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो स्टूडेंट 12 कंप्लीट कर चुके वो भी फॉर्म भर पाएंगे। FY हो, SY हो, TY हो, मायने नहीं रखेगा, वो लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। और जो लोग ग्रेजुएट है उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटी, ये भी भर पाएंगे और ये भी फॉर्म भर पाएंगे। मतलब जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं या तो मास्टर है, किसी में भी हो, ठीक है, यहां पे कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, या जनरल कोई भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो यहां पे, या मेडिकल के स्टूडेंट हो। बहुत सारी बार हमने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट डिक्लेयर की है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो वहां पे अलग अलग क्वालिफिकेशन, चाहे मेडिकल फील्ड के भी स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग के भी होते हैं और जनरल ग्रेजुएट भी होते हैं। तो दोस्तों, आपका ड्रीम क्या है, आपकी जॉब कौन सी रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सी जॉब पे जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हर जगह पे आपको एक बाधा बन के नहीं रहता है, आपका इंटरेस्ट जो है वो जॉब पे आपको लेके जाता है। तो दोस्तों, यहां पे अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद आप फॉर्म भर सकते हो। कोई सोचेगा मेरा FY TY चल रहा है तो मैं जॉब पे फॉर्म भर दूं और मैं सिलेक्ट हो गया तो क्या करूंगा। दोस्तों, यहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद का जब हमें सोचना होगा वो तब सोचेंगे, लेकिन अभी से हमें ये कंपटीशन फील्ड में अच्छी तरह से एक जॉब के लिए जाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके लिए कंपटीशन फील्ड में जाना एक आपका दायित्व बनता है कि आगे जाके आपको कभी भी जॉब चाहिए तो कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो ये दोस्तों, एक है ग्रेजुएट लेवल और एक है अंडर ग्रेजुएट लेवल। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसके फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है, कि कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो 12th बेस है मतलब अंडर ग्रेजुएट है, 12th बेस अंडर ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट है उसके लिए लास्ट डेट जो है वो 21 अक्टूबर है। खास 21 अक्टूबर जो 12th बेस वाली पोस्ट है, जो अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट है, उसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो है वो 21 अक्टूबर है। दूसरा, जो ग्रेजुएट मतलब यहां पे एनी ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट बेस वाली है, उसके लिए लास्ट डेट 20 है। कोई स्टूडेंट यहां देखेंगे तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहां पे तो लगभग मैंने देखा था तब तक 13 तारीख तक लास्ट डेट थी, लेकिन दोस्तों बात करूं कि जस्ट अभी 1-2 दिन में ही ये जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। मतलब 13 तारीख थी लास्ट डेट फॉर्म भरने की, वो 20 हो चुकी है और ये 21 ही थी ऑलरेडी। तो आज मतलब आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छी तरह से दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन दोनों वही कर पाएंगे फॉर्म फिलअप जो लोग ग्रेजुएट है, वो दोनों फिलअप अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है दोनों के लिए, लेकिन दोनों फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और जो लोग अंडर ग्रेजुएट है मतलब 12th के बाद है, वो एक फॉर्म भर पाएंगे। किस तरह से क्या सारे क्राइटेरिया हम देखेंगे। बस मेरा आपको रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे और सुनोगे, और आपको बीच में कभी भी डाउट भी आए तो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट रखिएगा। हमारी जो बैंकिंग एकेडमी की जो टीम है वो आपका जो भी मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को 100% क्लियर किया जाए। दोस्तों, आगे बात किया जाए कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कि कौन कौन सी पोस्ट है और कहां जॉब है। दोस्तों, जनरली 2 प्रकार की जॉब में मैंने बता दिया
कि एक 12th बेस पे और एक ग्रेजुएट बेस पे। तो दोस्तों अगर रेलवे में आप जाओगे तो बहुत सारे क्लर्क होते हैं, आपके टिकट बारी पे जो बैठे वो क्लर्क है, ट्रेन का टाइमिंग मैनेज करते हैं वो भी क्लर्क है, ट्रेन का ट्रैफिक मैनेज करते हैं वो भी क्लर्क है, अकाउंट करते हैं, ठीक है, वो भी क्लर्क है। तो ऐसे अलग अलग जो पोस्ट है, तो इस बार जो है वो एक तो टिकट क्लर्क की पोस्ट है दोस्तों, दूसरा टिकट क्लर्क, उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो साथ साथ में अकाउंट क्लर्क की पोस्ट है। एक तो टिकट क्लर्क, दूसरा अकाउंट क्लर्क, तीसरा जूनियर क्लर्क और चौथा ट्रेन क्लर्क। ये 4 प्रकार की क्लरिकल की जो पोस्ट है वो किसके लिए है, तो कि अंडर ग्रेजुएट, मतलब जिन लोगों ने 12th कंप्लीट किया है वो ये 4 प्रकार की पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन 4 अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म तो एक ही भरना है अंडर ग्रेजुएट वाला, लेकिन ये 4 पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस देने के दोस्तों, कि आपकी पहली चॉइस कौन सी है, सेकंड चॉइस कौन सी है, थर्ड कौन सी है और फोर्थ कौन सी है। तो यहां पे आपको 12 बेस पे एक फॉर्म भरना है अंडर ग्रेजुएट और उसमें 4 पोस्ट मिलेगी। दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, ये जो एज लिमिट है वो नॉर्मल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, लेकिन इस बार रेलवे ने 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया है इस जॉब के लिए। इस बार वैकेंसी के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया है। तो वो खास कि इस बार ये हकीकत में जब जब रेलवे की वैकेंसी आती थी तो ये एज लिमिट थी, लेकिन इस बार जो है वो उसको हटा के और 18 से 33 साल तक का यहां पे एज लिमिट कर दिया है। मतलब 30 थी उसको 33 कर दिया, 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया। बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर एज लिमिट की वजह से कहीं ना कहीं चांस रह गया होता है, तो उनको भी इस बार रेलवे ने चांस दिया है। दोस्तों टोटल वैकेंसी यहां मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये 12th बेस वाली है, 3400 के आसपास वैकेंसीज है। और यहां पे मैंने ये भी बता दिया कौन कौन सी पोस्ट है। ये चॉइस जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये सेम सीक्वेंस आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए और अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए दोस्तों। तो ये बात हुई कि 12वीं के ऊपर, 12th के ऊपर कौन सी जॉब है। लेकिन एक खास दोस्तों यहां पे जो एज लिमिट काउंट की जाएगी उसके लिए यहां पे एज लिमिट के लिए यहां पे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहां पे जो डेट है वो 1/1/2025 को ध्यान में रखा जाएगा। 1/1/2025 को ध्यान में रखा जाएगा, वो खास ध्यान दिया जाए। एज लिमिट सबकी अगर कहीं पे भी डाउट हो तो अभी और एक क्राइटेरिया क्लियर कर रहा हूं कि एज लिमिट में और डाउट कैसे क्लियर होगा। दूसरा, उससे पहले हम एक बात करते हैं कि ग्रेजुएट लेवल वाली जो पोस्ट है, हमने 2 पोस्ट देखी, एक अंडर ग्रेजुएट और एक ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट वाली 4 पोस्ट हमने देख ली। अब ग्रेजुएट वाली कौन कौन सी पोस्ट है और उसमें कौन कौन से स्केल है। देखिए पहला तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, हम लोग टीसी बोलते हैं, है ना, तो उसी प्रकार का जॉब है ये, है ना। तो यहां पे टिकट सुपरवाइजर की जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट है रेलवे के लिए, अगर टॉप पोस्ट बोला जाती है। हाँ, उससे ऊपर भी बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से तो बोर्ड से रिक्रूट होकर आती है, रेलवे डायरेक्ट रिक्रूट कर रही है। दूसरा स्टेशन मास्टर, बैंकिंग में जैसे ब्रांच मैनेजर होते हैं, यहां पे कहीं पे प्राइवेट कंपनी में मैनेजर होते हैं, वैसे यहां स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट बहुत अच्छी है, लोगों की एक ड्रीम होती है कि ऐसी एक पोस्ट उनको भी अच्छी तरह से जॉब में मिले। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर, 2 प्रकार के ट्रेन होती है, एक कमर्शियल पब्लिक ट्रेन होती है और एक गुड्स ट्रेन होता है। और अगर देखा जाए तो रेलवे को सबसे ज्यादा अगर इनकम मिलता हो तो वो गुड्स ट्रेन से होते हैं, तो वो ट्रेन जो होती है उसको यहां पे ट्रेन मैनेजर होता है, तो वो भी पोस्ट अच्छी है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट, है ना, जो रेलवे के अंदर डेली का जो भी अकाउंट सिस्टम है उसको हैंडल करने के लिए, तो जूनियर अकाउंटेंट। और उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर क्लर्क बोले आप, सीनियर क्लर्क। तो ये जो 5 पोस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल की है, और ये जो ग्रेजुएट लेवल की जॉब है उसके 5 पोस्ट के लिए फॉर्म एक ही भरना है। आपको ये 5 का चॉइस फिलअप करना है। चॉइस में भी सेम 1 2 3 4 5, ये मेरा सजेशन है, आपकी चॉइस आप डाल सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पे ये बताया कि पहले अंडर ग्रेजुएट पोस्ट कौन सी है, ग्रेजुएट पोस्ट कौन सी है और उसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें भी सेम दोस्तों, हकीकत में ये वैकेंसी के लिए ये एज लिमिट होती है, यहां 33 ऑलरेडी होती थी क्योंकि ग्रेजुएट थी इसलिए। तो अब इस साल जो रेलवे ने स्पेशली इस एडवर्टाइजमेंट के लिए एज लिमिट को 3 साल और बढ़ा दिया है, मतलब 18 से लेके 36 तक का एज लिमिट कर दिया है।
मतलब 3 साल, और जो बच्चे ऐसे थे, जो स्टूडेंट ऐसे थे जिसका अगले साल 33 खत्म हो गया हो, तो वो भी इस साल ये रेलवे की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसा चांस बहुत कम बार मिलता है। तो एज लिमिट का रिलैक्सेशन दे दिया है और आगे जैसे हमने देखा था कि 8000 के आसपास ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। तो दोस्तों दो चीज क्लियर हो गई, दो प्रकार की वैकेंसी है, एक अंडर ग्रेजुएट और एक ग्रेजुएट। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो ग्रेजुएट है वो दोनों फॉर्म भर पाएंगे, अंडर ग्रेजुएट है वो एक ही फॉर्म भर पाएगा और दोनों की एग्जाम अलग अलग आएगी। अंडर ग्रेजुएट की अलग एग्जाम आएगी और ग्रेजुएट की अलग अलग एग्जाम आएगी। चलिए, तो ये बात थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी एज लिमिट है। आगे बात किया जाए, जो हमने पोस्ट लिखी थी वो पोस्ट को यहां पे और थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। कॉमर्शियल क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क और अकाउंट क्लर्क। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट थी अपनी, स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइजर, ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट, ये पोस्ट जो थी वो पोस्ट जो है हमने यहां पे थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल 9 प्रकार की पोस्ट है। 12th बेस पे 4 प्रकार की जॉब और ग्रेजुएशन बेस पे 5 प्रकार। वैसे तो रेलवे में और गवर्नमेंट पोस्ट होती है इसी डिपार्टमेंट में, लेकिन इस बार जितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी है वही पोस्ट हमने यहां पे आपको मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों प्रकार की जॉब की पोस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एज लिमिट, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया डिटेल में कि एज लिमिट इस बार जो 12th लेवल वाली वैकेंसीज है उसके लिए 18 से 33 साल है और ग्रेजुएट लेवल वाली जो वैकेंसी है उसके लिए 18 से 36 साल की एज लिमिट है। बहुत अच्छा चांस है, 3 साल चांस दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका अगले साल या इस साल 33 खत्म हो गया हो या 30 खत्म हो गया हो, तो उसको चांस अच्छा मिला हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और ये जो एज लिमिट काउंट किया जाएगा वो एज लिमिट काउंट किया जाएगा 1/1/2025 का, इसलिए खास ध्यान देने का है। एज लिमिट काउंट करने के लिए मैं एक और क्राइटेरिया भी बताऊंगा बीच में आएंगे कि आपकी एज बर्थ डेट किसके बीच में होनी चाहिए, या तो किससे पहले आपका बॉर्न ना होना चाहिए। देखिए ये एज लिमिट है, क्लियर लिखा हुआ है ना। अंडर ग्रेजुएट के लिए पोस्ट अंडर ग्रेजुएट वाली 12th बेस वाली, उसमें क्लियर दिया हुआ है क्या कि आपका बॉर्न जो है नॉट अर्लियर, यहां पे देखो अलग अलग कैटेगरी के लिए लिखा है, जनरल वाले के लिए, ओबीसी वाले के लिए, एसटी एससी वाले के लिए। तो यहां पे और यहां पे क्लियर और कॉमन डेट लिखी है, मतलब 18 साल सबके लिए कॉमन है, लेकिन जो 30 है उसको 33 किया है, लेकिन एसटी एससी ओबीसी को और 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपका बर्थ डेट जो है वो मैच कर लीजिए कि इसके बीच में आता है, ये लास्ट आपका रिकॉग्नाइज्ड डेट है। ठीक है, तो इसके अंडर में आता है, तो मतलब हमें क्या चेक करना है, ये डेट से लेके ये डेट के बीच में आपका बर्थडे आना चाहिए आपके कैटेगरी के हिसाब से, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बहुत अच्छा क्राइटेरिया दे दिया यहाँ पे, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी कोई स्टूडेंट को ऐसा होता है कि मेरा 18 रनिंग है, कोई ऐसा बोलते हैं मेरे 18 कंप्लीट है ना, तो उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं है वो आपको यहाँ पे बर्थ डेट का मैच कर देने का है, तो आपको कोई क्वेरी नहीं आएगी, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं। सेम ग्रेजुएट लेवल के लिए दोस्तों लास्ट एप्लीकेबल डेट ये है कि 1/1/2025 को काउंट करने का है, और आपका ये बोला है कि मिनिमम एज लिमिट जो है 1/1/2007 से बाद बोर्न नहीं होना चाहिए और ये डेटों के बीच में बोर्न होना चाहिए। मतलब क्या, ये बीच में और ये बीच में कैटेगरी के हिसाब से आपका बोर्न होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों ये इसलिए गाइडलाइंस दे दिया है कि कभी कभी आपको एज लिमिट काउंट करने में कंफ्यूजन ना आए, इसलिए बहुत अच्छा क्राइटेरिया दे दिया है। दोनों के लिए मैंने बता दिया, एक अंडर ग्रेजुएट के लिए बता दिया और एक ग्रेजुएट के लिए। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए था और ये ग्रेजुएट के लिए। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, वैसे मैं उम्मीद करता हूं। उसके बाद दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या है, ये जो जॉब है उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, कितनी एग्जाम है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस है और ये कितना ट्रांसपेरेंसी से रिक्रूटमेंट होगा। दोस्तों ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जाए तो अब ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि 100% जो स्टूडेंट ने मेहनत किया है उसको उसका आउटपुट 100% मिल रहा है। दोस्तों यहां पे जो एग्जाम है, चाहे वो ग्रेजुएट वाली हो या तो अंडर ग्रेजुएट वाली हो, दोनों पोस्ट के लिए 2 स्टेज में एग्जाम है। फर्स्ट स्टेज जैसे हम प्रीलिम मेंस बोलते हैं, और यहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज क्या है, यहां देख लेते हैं।
दोनों के लिए सेम स्टेज, एग्जाम अलग अलग आएगी, अंडर ग्रेजुएट की अलग आएगी, ग्रेजुएट की अलग आएगी, लेकिन सिलेबस जो है वो दोनों के लिए सेम है। पहला जो स्टेज है उसमें क्या है, 100 मार्क का पेपर रहेगा, 3 सब्जेक्ट रहेंगे, एक रहेगा मैथ्स, 10वीं तक का मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, लॉजिकल, और तीसरा जीके। जीके मतलब यहां पे करंट अफेयर्स भी आएगा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, बेसिक क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन, बहुत डीप में नहीं। अगर आप रेलवे के पिछले सालों के पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमें यहां पूछे जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, 10वीं तक के सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, 10वीं 12वीं स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी उसको समझ सकता है। तो जो लोग इसमें फॉर्म भरेंगे वो तो या तो अंडर ग्रेजुएट होंगे या तो ग्रेजुएट होंगे, तो उसको ये सब्जेक्ट तैयार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। 100 मार्क का पेपर है और 90 मिनट का टाइम होगा, और एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ली जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड ली जाएगी, जिसकी वजह से रिजल्ट जल्दी आएगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी, और हर एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से एक प्रॉपर सिस्टम से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 दोनों के लिए अलग अलग कंडक्ट होगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या है, सेम। उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं कि उसके बाद का प्रोसेस क्या है, अगर उसके बाद की प्रोसेस बात करूं तो सेम टू सेम जो आपको मैंने आपको स्टेज 1 बताया वो एडवर्टाइजमेंट में किस तरह से दिया है, वो सेम टू सेम दिया है। मैंने उसको थोड़ा अच्छी तरह से सजा के लिखा था, देखिए यहां पे क्लियर लिखा है। लेकिन यहां पे एक चीज मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है कि यहां पे जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। जनरली कोई कोई गवर्नमेंट एग्जामों में 1/4 माइनस मार्किंग होता है, मतलब 4 गलत होता है तो 1 जाएगा। कभी कभी कोई एग्जाम में 3 1/3 मार्किंग होता है, तो यहां पे जो है 3 गलत होगा तो आपका 1 मार्क्स माइनस में जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगी, चाहे वो बैंकिंग की आए, स्टेट गवर्नमेंट की आए, सेंट्रल गवर्नमेंट की आए, हर जगह पे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका नेगेटिव मार्किंग के सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक्यूरेसी जो है वो 90% रखने का है। हमें 100 में से 98 अटेम्प्ट करके 60 सही 38 गलत ऐसा नहीं करना है। 80 अटेम्प्ट करो लेकिन 75 सही होना चाहिए, मतलब हमारी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी मेंटेन करने की है। आपको पेपर भले अच्छा आता हो, लेकिन एक्यूरेसी जितना अच्छा होगा उतने आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, स्टेज 1 यहाँ लिखा है, देखो क्लियर लिखा है ना। और सब पोस्ट के लिए कॉमन पेपर है, सब पोस्ट के लिए। ये इसलिए मैंने बोला कि आगे जाके आपको एक और पॉइंट मिलेगा कि कोई पोस्ट के लिए एक और पॉइंट है ना। तो ये सारे पोस्ट के लिए कॉमन, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं है, सारे पोस्ट के लिए कॉमन एग्जाम, दोनों के लिए सेम सिलेबस। अंडर ग्रेजुएट का अलग एग्जाम आएगा, ग्रेजुएट का अलग आएगा। चलिए दोस्तों, रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक बार सुन के फिर वो तैयारी पे या तो बुक पढ़ने लग जाते हैं, और उसके बाद एग्जाम आती है तब पता चलता है कि वो ये तो 2 एग्जाम देना था मुझे। दूसरा स्टेज 2, जैसे प्रीलिम्स और मेंस बोलते हैं वैसे यहां स्टेज 2। स्टेज 2 में भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है, सेम सब्जेक्ट, बड़ी बात, सेम सब्जेक्ट, और पेपर का ऑलमोस्ट पैटर्न भी सेम है। वहां पे 100 मार्क का पेपर था, यहां 120 मार्क का पेपर और 90 मिनट का टाइम। सिर्फ 20 मार्क का पेपर का टाइम बढ़ा है, मार्क्स बढ़े हैं, उसके हिसाब से टाइम तो सेम ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का सिलेबस सेम है, बस फर्क ये रहेगा प्री और मेंस में, मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 में थोड़ा सा लेवल 10-20% स्टेज 2 का कंपेयर टू स्टेज 1 हाई होगा। जनरली अगर दूसरी गवर्नमेंट एग्जामों की बात करें ना, तो प्रीलिम्स और मेंस या तो स्टेज 1 स्टेज, उसमें बहुत फर्क आ जाता है लेवल में। रेलवे के अगर हमने जब तक एक्सपीरियंस है लास्ट 12-13 सालों का, रेलवे की जितनी भी एग्जामें गई, चाहे स्टेज 1 गई हो, स्टेज 2 गई हो, सबका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 10-20 या तो 30% तक चेंज होता है, ज़्यादा नहीं होगा। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तैयारी अभी से करें, सब्जेक्ट अभी से तैयार करें। एक ही एग्जाम की तैयारी करनी, प्री मेंस दोनों, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों क्लियर हो सकती है। दोनों के लिए सिलेबस जो है वो आपके पास यहाँ है। आपको और इंफॉर्मेशन सिलेबस के लिए चाहिए होता है तो बैंकिंग एकेडमी की ब्रांच सूरत में अलग अलग 3 जगह पे है, वराछा, कतारगाम और सूरत सोशल सर्कल, ठीक है। वहां पे आप विजिट करके पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। हमारे जो इंक्वायरी डिपार्टमेंट है, हमारे फैकल्टीज है, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन तभी गाइडेंस लेने की जरूरत है जब आपको इस पोस्ट पे जाने का इंटरेस्ट हो, सिर्फ फॉर्म भरने का इंटरेस्ट हो, तो ऐसे गाइडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
दोस्तों तो यहाँ पे मैंने बता दिया स्टेज 1 100 मार्क्स और स्टेज 2 120 मार्क्स। ये स्टेज 2 को उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में गवर्नमेंट ने जो लिखा है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देखिए 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट का टाइम है। यहाँ पे भी माइनस मार्किंग है, स्टेज 1 में भी था, स्टेज 2 में भी माइनस मार्किंग है। ये दूसरी बार इसलिए बताया कि उस एडवर्टाइजमेंट जो है रेलवे का उसमें किस तरह से मेंशन किया है। दोस्तों नेगेटिव मार्क के बारे में मैंने बता दिया कि नेगेटिव मार्क्स दोनों में स्टेज 1 स्टेज 2 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन मैंने पहले से जैसे बताया वैसे हमें एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, ज्यादा भले करे, पेपर का लेवल इजी हो तो 100 में से 95 करो, लेकिन 90 सही होने चाहिए, ऐसी एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा आधा एक्यूरेसी 50% एक्यूरेसी वाला पेपर अटेम्प्ट करना नहीं है। तो दोस्तों ये बात हो गई नेगेटिव मार्किंग की। आगे बात करते हैं कि देखिए स्टेज 1 स्टेज 2 सारी पोस्ट के लिए सेम है। मतलब क्या, 12th के लिए स्टेज 1 भी है, स्टेज 2 भी है, अंडर ग्रेजुएट मतलब, और ग्रेजुएट के लिए स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। लेकिन कोई कोई पोस्ट ऐसी है इसमें जिसमें स्टेज 2 कंप्लीट होगा, उसके बाद एक छोटी सी टाइपिंग क्वालिफाइंग टेस्ट आएगी। टाइपिंग टेस्ट मतलब अपने को टाइपर नहीं बनने का है, अपने को कोई ऐसा मतलब कंप्यूटर का ऐसा कोई टाइपर नहीं बनना है कि जो ऊपर देख के टाइप करे इतना ज़्यादा। हमें एक नॉर्मल स्पीड चाहिए। कोई भी ऑफिस पे बैठेगा कोई भी पर्सन एक नॉर्मल स्पीड से टाइपिंग करे। टाइपिंग मतलब वहाँ जाके टाइप वर्क नहीं करना है, लेकिन कंप्यूटर वर्क पे ही सिस्टम चलता है ना। तो वहाँ पे अच्छी तरह से उसको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा स्पीड हो, वैसी रिक्वायरमेंट है। ये जो स्पीड इसमें रखी है ना, वो तो हर एक स्टूडेंट सिर्फ 15-20 दिन प्रैक्टिस करेगा ना, सबको आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट के बारे में टेंशन नहीं लेना है। मैंने पहले बताया, वापस रिपीट, स्टेज 1 सबके लिए कॉमन, स्टेज 2 सबके लिए आएगा, लेकिन स्टेज 2 के बाद कोई कोई जगह पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट आएगी, मतलब टाइपिंग टेस्ट आएगी। लेकिन वहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो आसानी से निकल जाएगा और वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं आएगा। देखिए यहाँ लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग स्टेज 2। और वो किसके लिए है? जिन लोगों ने अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है वो ऑप्शन चुना है। अब देखिए कैसे चुना है। कोई बोलेगा हमने तो चार पोस्ट के लिए रखा है, लेकिन जब आपका सेकेंड स्टेज का रिजल्ट आएगा ना, तो वो मेरिट के हिसाब से आपको ये पोस्ट अलॉट करेंगे, है ना, कि आपको इस पोस्ट में मेरिट के लिए आपका यहाँ पे मेरिट के हिसाब से बन रहा है। अगर आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो उसके लिए आपको 3rd नंबर का टाइपिंग टेस्ट आएगा। टाइपिंग टेस्ट बहुत ईजी है, ठीक है, और जल्दी 15-20 मिनट दिन में तो आप आराम से टाइपिंग कर सकते हो। नॉर्मल स्पीड चाहिए, कौन सी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है, ये 4 पोस्ट थी, कौन से लिए? अंडर ग्रेजुएट के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 पोस्ट थी, उसमें टाइपिंग टेस्ट ओनली फॉर अकाउंट और जूनियर क्लर्क के लिए आएगा, ये दोनों के लिए नहीं आएगा। लेकिन उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं थी, किसी के लिए भी आए, अपने को तो चारों पोस्ट का ऑप्शन देने का है। तो ये हो गया टाइपिंग टेस्ट। वापस ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट थी, देखिए गुड्स ट्रेन, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, उसके बाद चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर, उसमें भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर पढ़िए। टाइपिंग टेस्ट किसके लिए है? सीनियर क्लर्क के लिए और जूनियर अकाउंट के लिए। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर ये रहा ऑप्शन। मतलब क्या, जो स्टेशन मास्टर जिसने ऑप्शन चुना होगा पहला प्रेफरेंस में, और उसको अगर स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिल जाए सेकंड स्टेज के बाद, वो एलिजिबल होंगे उसमें अगर, तो सेकंड स्टेज के बाद उसमें एक और टेस्ट आएगी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब सेम, तीसरा सेम टू सेम, मैथ्स, जीके और रीजनिंग। स्टेशन मास्टर के लिए सीबीएट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सीबीएट। तो ये जो तीसरा है ओनली फॉर स्टेशन मास्टर। किसी को लगेगा इतनी सारी एग्जाम, दोस्तों जॉब दे रहे, सैलरी स्टैंडर्ड एक बार देखोगे, है ना, तो आपका जो इंटरेस्ट कहीं और होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। तो टेस्ट हमें चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो सारी देनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात, रेलवे की कोई भी पोस्ट के लिए अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, यहाँ पे कोई भी प्रकार का इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। ये अपने लिए सबसे बड़ी बात है कि आपने जो मेहनत किया होगा, जो नॉलेज आपने अच्छी तरह से तैयार किया होगा,
अगर आप एक एक्यूरेसी के साथ एग्जाम दोगे तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन नहीं है, ओनली एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे उसमें जो इंफॉर्मेशन फिलअप की होगी वो सारी चीजें जो है वो डायरेक्ट वेरीफाई करके और डायरेक्ट पोस्टिंग आएगी दोस्तों। तो ये जो है वो ओनली फॉर स्टेशन मास्टर, बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी किसी के लिए दो स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो, लेकिन फिर भी आपका कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार का अगर डाउट रह जाए तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। हमारे जो भी डिपार्टमेंट है वो आपका क्वेरी सोल्व करने का पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी ना हो तो सूरत से अगर मैं बात करूं तो गुजरात में सूरत में हमारी अलग अलग 3 जगह पे ब्रांचेस है, सोशल सर्कल, वराछा और कतारगाम। आप वहां पे विजिट करिए, हमारी इंक्वायरी डिपार्टमेंट जो है वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन में और बढ़ोतरी मिले। दोस्तों यहाँ पे मैंने टाइपिंग स्किल के बारे में बात की थी। 12th लेवल की जो जॉब थी उसमें 2-3 पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट है, और ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट है उसमें भी 1 से 2 पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो यहाँ पे देनी रहेगी। अब टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है। देखिए, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश मतलब नॉर्मल चीज है दोस्तों। आप आज बैठ जाने का, एक बार ट्राई करने का। 20-22 तो आप अभी ट्राई कर रहे हो, अभी टाइप कर रहे हो, तो हमें कितने चाहिए? 30। 15-20 दिन अगर रेगुलर 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास अगर आपने टाइपिंग का प्रैक्टिस किया तो ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की स्किल नहीं चाहिए जहाँ पे हम ट्राइपर हो, है ना। नॉर्मल प्रोफेशनल ट्राइपर नहीं बनना है, नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट कैसा टाइप कर सकता है, बस 15-20 दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये जो टेस्ट है उसके मार्क्स मेरिट में नहीं आएंगे, ओनली फॉर क्वालिफाइंग है, उसको सिर्फ क्वालिफाई करने है, ठीक है। चलिए, तो ये था। और इसमें एक और ऑप्शन है कि हिंदी में भी कोई टाइप कर सकता है, लेकिन 25 वर्ड पर मिनट। हिंदी में भी कोई टाइप कर सकता है 25 वर्ड पर मिनट, लेकिन ज़्यादातर लोग टाइपिंग में कहाँ प्रेफर करते हैं? ये हो गया अपना टाइपिंग स्किल पे। तो एक बार वापस मुझे 2 प्रकार की एग्जाम आएगी, स्टेज 1, स्टेज 2 सबके लिए, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और खत्म होने के बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट आएगी। तो 4-5 अलग अलग कोर्स के लिए, और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब तीसरे नंबर का मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट आएगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको फॉर्म में एक ऑप्शन मिलेगा कि आपकी जो एग्जाम है वो कौन सी लैंग्वेज में आपको देना है। दोस्तों इंग्लिश जो है ना वो एक कॉमन लैंग्वेज यहाँ गिना गया है कि इंग्लिश एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज आएगा ही, आपका क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में आएगा ही, लेकिन साथ साथ में दूसरी ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं ना वो 2 लैंग्वेज में की जाती है, एक तो इंग्लिश और दूसरा रीजनल लैंग्वेज, है ना। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन वो एक इंग्लिश में दिया होगा और नीचे आपने जो लैंग्वेज चूज किया होगा उसमें कन्वर्ट होकर दिया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को 2 प्रकार में आप पढ़ सकते हो। तो आपको यहाँ पे खास इंग्लिश इज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज है, और बाकी की लगभग आपको बहुत सारी मिलेगी, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कनकाई, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतनी भाषा में आपका पेपर आएगा। आपको 2 लैंग्वेज कोई भी में पेपर आएगा, इंग्लिश और साथ में आप जो चाहो वो लैंग्वेज। तो फॉर्म भरेंगे तब खास ये ध्यान रखने का है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। दोस्तों इसके बाद बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस का पैटर्न क्या है, कि भाई चलो 11,000 आगे जाके बढ़ती जाएगी, हो सकता है कि और बढ़ जाए, हमारे लिए और अपॉर्चुनिटी, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबके लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 में से लगभग 15 टाइम्स मतलब 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा अप्रोक्स, मतलब 11,500 15 टाइम्स मतलब लगभग 1.5 लाख को पास किया जाएगा, ठीक है। जिसको एग्जाम आसान है, बस मेहनत की जरूरत है, इंटरेस्ट की जरूरत है। तो प्रीलिम में से 15 टाइम्स और स्टेज 1 और स्टेज 2 में से 8 टाइम्स आपको पास किया जाएगा, और उसके बाद और उसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। तो ये आपका एक जनरल क्राइटेरिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से चलेगा। दोस्तों सबसे
बड़ी बात ये होती है, जनरली बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जब तक हम इस फील्ड में हैं तब से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो है ना वो दोस्त को भरने दे देते हैं, है ना, भाई को भरने दे देते हैं, सिस्टर को भरने दे देते हैं, और ऐसे पर्सन को कभी दे देते हैं जिनको ये जॉब के बारे में पता ना हो, ये पोस्ट के बारे में उसको पता ही ना हो और इसकी इंफॉर्मेशन जीरो हो। वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन खोल के उनका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो डाल देते हैं और जो गाइडलाइंस होती है उसको ध्यान में नहीं रखते, जिसकी वजह से जब फाइनल कॉल लेटर आएगा एग्जाम का तब उन स्टूडेंटों का कॉल लेटर नहीं आता है और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, हमने इतनी सारी मेहनत की हो, 4 महीना तैयारी की हो, सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार किया हो और हमारा कॉल लेटर ना आए सिलेक्शन और एग्जाम का, तो हमारे लिए बहुत 8 मंथ 10 मंथ का एक अफसोस की बात रहेगी। दोस्तों, खास मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी एग्जाम ऑनलाइन देना चाहो उसका फॉर्म आप ही भरिएगा। इतना भी अच्छा दोस्तों आप मत लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक की होगी आपका करियर के लिए 1 साल 2 साल और लग जाएगा। आपका करियर आप खुद लिखो और खुद बनाओ। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या करने का, फॉर्म भरने के लिए उसमें 5-6 गाइडलाइंस है, एक बार समझा देता हूँ। देखिए, पहली चीज फॉर्म कहाँ से भरना है। तो दोस्तों, वैसे तो रेलवे की वेबसाइट पे भी जाओगे और यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पे 11,500 पोस्ट तो है ही, लेकिन यहाँ जोन वाइज वैकेंसीज है। अलग अलग रेलवे के जितने भी जोन है, ठीक है, उसको सेंटर में आना हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए गुजरात में तो अहमदाबाद जो है वो हमारा जोन ऑफिस है, उसके बाद बरसोर है, उसके बाद कानपुर, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, अजमेर, रेलवे के जितने भी जोन है उसकी जो जोनल ऑफिस है और उसको सेंटर बना के ये वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया है। अब जैसे इसका मतलब ये है कि अगर अहमदाबाद लिखा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अहमदाबाद में पोस्टिंग आएगा। अहमदाबाद में आपने फॉर्म भरा तो अहमदाबाद रीजन यहाँ लगता है। और अगर गुजरात की बात किया जाए तो यहाँ पे हमें 2 प्रकार के रीजन अप्लाई होते हैं, एक वेस्टर्न रीजन और एक सेंट्रल वेस्टर्न रीजन। अहमदाबाद बड़े सेंट्रल है, हम भले अहमदाबाद से सेंटर में फॉर्म भरें, लेकिन रीजन जो है के अलग अलग है। इसलिए हमें खास यहाँ जब फॉर्म भरेंगे तो खास सबसे बड़ी बात फॉर्म भरने में ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से रीजन का फॉर्म भरना है। दूसरा, दोस्तों एक बहुत बड़ा डाउट आता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसी, किसी में 12 पेज वाली ज़्यादा वैकेंसी, किसी में 20 पेज वाली ज़्यादा वैकेंसी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सवाल करते हैं, सर मैं एक फॉर्म 12 वाला जो है तो गुजरात से भरूँ और ग्रेजुएट वाला जो फॉर्म है वो महाराष्ट्र से भरूँ या तो राजस्थान से भरूं तो ये चलेगा? यस, 100%। सर मुझे एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसमें रेलवे के जितने भी रीजन है और जितने भी 15 दिए 17 दिए 18 दिए वैकेंसी के हिसाब से, है ना, तो वो सब में मुझे फॉर्म भरने का है। अहमदाबाद में भी भरना है, अजमेर में भी भरना है, उधर भी भरना है। नहीं, यहाँ पे ये गलत है। आप एक ही रीजन में एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो, एक ही पोस्ट के लिए 2 रीजन में अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब क्या कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरना चाहो तो कोई भी इंडिया में एक ही रीजन में फॉर्म भर पाओगे, और आप ग्रेजुएट का भी फॉर्म भरना चाहो तो आप को पूरे इंडिया में जितने भी रेलवे के रीजन है या तो जितने भी रीजन हेडक्वार्टर है उसको बेस मान के आप किसी एक में ही कर पाओगे। ऐसा रेलवे का क्लियर एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर आपने 2 अलग अलग रीजन में सेम पोस्ट के लिए फॉर्म भरा होगा, समझो कि आपने अहमदाबाद में ग्रेजुएट लेवल वाला भरा और आपने राजस्थान में मतलब अजमेर में आपने ग्रेजुएट वाला भरा, तो दोनों ग्रेजुएट वाले फॉर्म हो गए तो आपका फॉर्म ट्रेस हो जाएगा। आधार कार्ड भी वहां आपको अपलोड करने का है। एक ही पोस्ट के लिए 2 अलग अलग रीजन में फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। खास ध्यान देने का है दोस्तों, ये बहुत बार हुआ है और ऐसा ना हो और आपको पता ना हो, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको वैकेंसीज जो लिस्ट है उसको अपलोड किया है और वहां से ही डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई में आप जा पाओगे। और ऑनलाइन अप्लाई में क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है उसकी मैं अगर बात करूं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी फॉर्म भरो, ग्रेजुएट भरो या अंडर ग्रेजुएट वाला भरो, उसकी एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी रेलवे ने पब्लिश किया है। लगभग 30-40 पेज का एडवर्टाइजमेंट होता है और बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे भी वो अपलोड किया है। एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन को अच्छी तरह से पढ़िए, एक छोटी सी की मिस्टेक ना हो जाए। अपना बहुत सारे स्टूडेंटों का मेरा एक्सपीरियंस है,
दोस्तों वहाँ एग्जाम सेंटर में जाते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसकी एग्जाम रुक जाती है, इसलिए ये ना हो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट आया है वो दोनों एडवर्टाइजमेंट जो है अंडर ग्रेजुएट वाली और ग्रेजुएट वाली बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे दी गई है, आप डाउनलोड करिए और उसको एक बार रीड करिए। दोस्तों आगे बात करें कि यहाँ पे क्या है कि जब आप पहली बार फॉर्म भरोगे ना तो आपको रजिस्टर करना है, एक अकाउंट रजिस्टर करना है आपका खुद का, मतलब उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन डालना है। तो एक अकाउंट रजिस्टर करना है और अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आपके मोबाइल पे अपडेट आएगा, तो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों डाल के वापस लॉगिन करना है, उसके बाद फॉर्म स्टार्ट होगा। अब हर एग्जाम का ऐसा एक जनरल रूल्स बन गया है कि पहले आपको खुद का अकाउंट क्रिएट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में रजिस्टर करना है, और वही रजिस्ट्रेशन के बाद आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड को यूज करके आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करने का है। बस यही लिखा है यहाँ पे। दूसरा खास चीज, फॉर्म भरोगे तब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो फॉर्म में फिलअप करना है डेटा वो एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। अगर आपने कोई मिस्टेकली फॉर्म फिलअप कर दिया है और सिलेक्शन आ गया ना, तो अगर आप वो प्रूफ या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए खास फॉर्म भरने के टाइम पे बहुत एक्यूरेसी रखना है, कोई भी मिस्टेक ना हो उसका हमें ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी जो बताया था कि एक ही पर्सन एक ही आरआरबी से एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, क्लियर लिखा है देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एंड एप्लीकेशन टू मोर देन वन आरआरबी जो होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड का चांसेस है भाई। यहाँ पे एक स्टेटमेंट कट गया है ना। अगर आपने एक ही पोस्ट के लिए, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए 2 आरआरबी में 2 अलग अलग रीजन में फॉर्म भरा होगा तो आपका फॉर्म रुक जाएगा, ठीक है, और हो सकता है वो रिजेक्ट भी हो जाए। इसलिए खास ध्यान देने का, ये रेलवे की क्लियर इंस्ट्रक्शन है। दूसरा खास ध्यान दे, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड, यहां ध्यान देने का है। कभी कभी हम आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म भरते हैं, है ना। यहां पे क्लियर बोला है कि आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम रजिस्टर्ड है, जो पैटर्न रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। कैसे, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जितने भी आईडी प्रूफ है, कभी कभी कोई कोई में लेटर मिस्टेक होती है ना, तो उसकी वजह से आपका फॉर्म में रिजेक्शन या प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी फॉर्म फिलअप करना है वो 10th की मार्कशीट में जो नाम है उसके हिसाब से। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले सरनेम बाद में नाम, पहले नाम बाद में सरनेम, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो स्पेल है, राइटिंग स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से। यहाँ पे एक सवाल और होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कभी गवर्नमेंट एग्जाम देने गए होंगे तो उसको एक सवाल होगा ये मेरे पॉइंट के ऊपर कि सर हम 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म तो भर देंगे, है ना, तो वो लोग तो वहां पे 10वीं की मार्कशीट तो चेक नहीं करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम में जब जाएंगे तब। अगर हमारा आधार कार्ड में नाम अलग है, थोड़ा सा एक लेटर मिस्टेक है, और हम वहां गए और उसने चेक किया एक लेटर मिस्टेक आया, तो हमें वहां पे बैठने देंगे नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक का एक्सपीरियंस है कि कभी कभी एक लेटर में मिस्टेक हो जाता है ना फॉर्म में, तो भी वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, एग्जाम नहीं देने देते। दोस्तों यहाँ एक क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना तब आधार कार्ड की डिटेल फिलअप करनी है, और आधार कार्ड के हिसाब से नाम भी फिलअप करना है, बीच में आएगा आपको ऑप्शन, तो आधार कार्ड के हिसाब से जो नाम है वो फिलअप करोगे तो वहां पे वो लोग चेक कर ही लेंगे कि आपका आधार कार्ड के हिसाब से ये नाम है और 10वीं के हिसाब से ये नाम है। इसलिए खास यहाँ पे वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 10वीं में मार्क्स में कहीं मिस्टेक हो, सॉरी नाम में मिस्टेक हो, तो आपका वो वेरीफाई हो जाएगा आधार कार्ड के साथ। आधार कार्ड की पूरी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है आपको ऑनलाइन में, आपको जब ऑप्शन आएगा तब वो दिख जाएगा। दोस्तों आगे अगर बात करूं फॉर्म भरने की सिस्टम में, ज्यादा बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली देखिए मैंने अभी बताया था अकाउंट क्रिएट करने का है, ये पहले अकाउंट क्रिएट करने का है, उसके बाद जो अकाउंट आपका खुलेगा उसके ऊपर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के, और आपको यहाँ पे ऑलरेडी है वो रजिस्टर्ड है ना अकाउंट, यहाँ पे रजिस्टर करना है, फिर फॉर्म खुलेगा। पहले आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे अकाउंट के लिए तब आपके पास बेसिक डिटेल मांगेंगे, नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, ये सब, और जैसे सबमिट करोगे, एक बार सबमिट करोगे फिर आपको वापस लॉगिन करना है, और जो आपने फॉर्म भरा होगा उसकी जो भी इंफॉर्मेशन भरी होगी वो उसमें ऑलरेडी अपडेट हो जाएगी। बाकी की अब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको फिलअप करके आगे बढ़ने का है। तो ये था अपना फॉर्म भरने वाला बेसिक स्टेप। दूसरा, फॉर्म खोलोगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी डिटेल है, वो सारी हमें फिलअप करनी है, लेकिन पढ़ के फिलअप करना है भाई, है ना, ऐसे चालू नहीं हो जाने का।
अच्छी तरह से पढ़िए। कोई पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो के नीचे भी पोस्ट कर सकते हो, चैट बॉक्स में, एकेडमी की ब्रांच में भी आप बता सकते हो, आपको क्लियरली उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। देखिए ये सारी चीज़ें, देखो आधार वेरिफिकेशन लिखा है, क्लियर लिखा है आधार वेरिफिकेशन, तो आधार वेरिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया गया है ना, इसलिए आपको आगे जाके कोई भी नाम में 10वीं के हिसाब से फॉर्म फिलअप करने का है। उसके बाद तीसरा स्टेज कि जैसे आप 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन डालोगे तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद वापस अकाउंट को लॉगिन करने का है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। ये सारी चीज़ें बताने वाली जरूरी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसा चाहते हैं कि बच्चों को एक भी प्रकार की मिस्टेक ना आए, आपका जरा भी टाइम वेस्ट ना हो, आप डायरेक्टली जो यहाँ पे मेथड बताया उससे फॉर्म भर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है तो कि हमने एक डमी फॉर्म भरा था, मतलब जो भी कैंडिडेट है उसका फॉर्म भरा, डमी मतलब वैसे इलीगल नहीं, हमने चेक करने के लिए, उनको ऑलरेडी एग्जाम में जाना ही है, लेकिन उनका एक ट्रायल फॉर्म भरा था, उसके नाम और डिटेल को हमने यहाँ पे हाइड किया है। दोस्तों आगे अगर बात किया जाए तो जब आपका पूरा एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद वापस आपको यहाँ पे लॉगिन करने का है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो वो आपका वापस पेज खुल जाएगा। अब जब पेज खुलेगा ना दोस्तों, यहाँ 3 प्रकार की वैकेंसी है। देखिए रेलवे की जितनी भी वैकेंसी होगी वो दिख जाएगी, लेकिन आपको कौन सी ढूंढनी है, अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल। देखिए यहाँ लिखा है, देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल, ये दोनों में फॉर्म भरना है। ये टेक्निकल वाली पोस्ट है, तो ये दोनों में अलग अलग फॉर्म भरना है। ये खोलने का है, उसके बाद वापस जब जाओगे एक बार लॉगिन करके एक ही अकाउंट क्रिएट करना है, 2 क्रिएट नहीं करना है, 12वीं के लिए अलग, ग्रेजुएट के लिए अलग, ऐसा नहीं करना है। ये अकाउंट एक ही क्रिएट करोगे, जब लॉगिन करोगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल और एक ग्रेजुएट लेवल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, ठीक है, और मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपका एक एक पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर करूं, जिसकी वजह से आपको फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि कहां पे आपको लॉगिन करने का। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे ना, कोई भी एक ले लिया, एक का फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो, फिर वापस वो सबमिट हो जाए, उसके बाद वापस लॉगिन करना है अकाउंट बेसिक, और उसके बाद दूसरा फॉर्म भरने का, ठीक है, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट आओगे ना, तो यहाँ पे मैंने बोला था आपको रीजन सिलेक्ट करने का कि कौन से रीजन से आप फॉर्म भरोगे, तो आपको डायरेक्ट ऐसे रीजन दिख जाएगी। देखिए अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची एंड सिकंदराबाद। तो ये जो रीजन है उसमें से एक में फॉर्म भरने का है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया रीजन सिलेक्ट करने का। दोनों में अलग अलग रीजन में फॉर्म भर सकते हो आप, और एक ही रीजन में भरना है तो भी भर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड करके आ चुकी है, ठीक है, जो आपको एक बार वापस वेरीफाई करने है ना, और चेक करके आगे फिलअप करना है। यहाँ पे कुछ भी फिलअप ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बड़ी बात ये है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ST, SC, OBC, EWS, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर साथ में रखने का है, ये खास ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म में आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगेंगे, है ना, ये खास ध्यान देने का। कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा हो कि मैं तो फॉर्म भर दूंगा उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट निकाल लूंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आज जब फॉर्म चल रहे हैं ना उसके साथ पहले ही बना होना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे एलिजिबल होगे कैटेगरी बेनिफिट के लिए, वरना आपको फिर जनरल से अप्लाई करना होगा, है ना। तो ये चीज हमारी इंफॉर्मेशन बेसिक की। आगे और जाओगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसकी डिटेल डालने की है क्लियरली। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इश्यूइंग अथॉरिटी, कि आपका जो सर्टिफिकेट होता है ना कोई भी कास्ट, वो किसने इश्यू किया है। तो इश्यू करने में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। जनरली ज्यादातर अगर तालुका लेवल पे देखा जाए और जिला लेवल पे देखा जाए तो वहां पे ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, है ना, मतलब मामलतदार लेवल की जॉब है ना, डेप्यूटी मामलतदार लेवल की जॉब है ना। ये जब जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो हमारे मतलब ये कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं और अप्रूव करते हैं, तो उनका आपको अथॉरिटी का नाम पूछा है, तो आप देखोगे ना उसमें आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, तो आपको पता चल जाएगा। ना पता चले तो आप ब्रांच के कोई भी ऑफिस पे जाके हमारी विजिट करके आप पता कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों आगे ये फॉर्म भरने में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे इतना कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको 10वीं का भरना है, 12वीं का भरना है, उसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको अप्लाई नहीं होते होंगे, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें अप्लाई हो रहा है बस उसको करिए और उसको फॉर्म को आगे बढ़ाइए।
दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो भी कि आपने कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का कोई आपने बेनिफिट लिया है, ठीक है, रेलवे में कभी जॉब किया है, ये सारी चीजें। दूसरा यहाँ पे एक खास चीज है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल फिलअप करनी है। जो स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे अच्छी तरह से देंगे, उसका जो फीस है वो रिफंड किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है रेलवे की, है ना। लोग एग्जाम देने जाते हैं, रेलवे को खर्चा होता है ना, और फिर वापस फंड दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। जो लोग ने फॉर्म भरा होगा और जो लोग एग्जाम देने जाएंगे, उसकी जो फीस है वो एग्जाम के बाद उनको रिफंड की जाएगी। देखिए, एग्जाम देने का भी एक्सपेंस नहीं है, बस हमें मेन तैयारी करने, हमें सब्जेक्ट आते होने चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, अकाउंट की डिटेल सारी, और साथ में लेके बैठने गए। दूसरा दोस्तों, 10वीं की आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद 12वीं की इन्फॉर्मेशन डालनी है, या तो डायरेक्ट ग्रेजुएट की डालनी है। जैसी आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी होगी वो फिलअप करने गए। उसके बाद दोस्तों खास डॉक्यूमेंट अपलोड करने गए। डॉक्यूमेंट अपलोड में खास और यहाँ पे देखिए 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। 10वीं की मार्कशीट आपको साथ में रखना है और उसको भी अपलोड करना है, इसलिए खास अपलोड करने में ध्यान देने का। स्कैन कॉपी अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन ना आए। उसके बाद ये आपका अपलोड करने का वाला है। उसके बाद लास्ट में खास सबसे बड़ी बात कि आपका फोटो जो है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे फोटो में भी बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और सिग्नेचर में भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शन दिए फोटो के बारे में 10-12 लाइन, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसको पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा है, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड और नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। 6 मंथ से पहले आपने वो फोटो गिराया नहीं होना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड में चाहिए, कलर फोटो चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं अपलोड करिएगा, अगर करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। दूसरा, इसमें साइज ये सब दिया हुआ है, लेकिन क्लियर ऐसा बोला है कि फोटो क्लियर होना चाहिए, फेस क्लियर दिखना चाहिए, है ना। और कोई सेल्फी गिराया हुआ फोटो नहीं अपलोड करिए आप, है ना। फोटो आप प्रॉपर कैमरे से गिराया हो अच्छा वाला, वो आपको यहां अपलोड करने का है। दूसरा सिग्नेचर, देखिए जब आप अपलोड करोगे ना तो दोनों चीज आपको यहां दिखेगी। दोस्तों दोनों को एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि विजिबल है ना, अच्छा दिख रहा है ना, उसके बाद ही फॉर्म आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपको पता नहीं होता है, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, पीडीएफ भी आपने देखा नहीं होता है। जब एग्जाम सेंटर पे जब कॉल लेटर आएगा ना एग्जाम का, तब आप जब उसमें कॉल लेटर में देखोगे ना तो दोनों विजिबल नहीं होगा, और या तो आपका कॉल लेटर ही डाउनलोड नहीं होगा, फिर आपको लगेगा कि क्या प्रॉब्लम आई, तो ऐसी रिजेक्शन की प्रॉब्लम आई होती है। इसलिए खास फोटो और सिग्नेचर जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से एक बार यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको पढ़ के आपको अपलोड करने का है खास। और दूसरा, सिग्नेचर के लिए एक बड़ी बात आपको बोल दूं वर्बली कि सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे किस तरह से करना है। देखिए फोटो की बात करूं, कलर फोटोग्राफ क्लियर देखिए यहाँ पे मस्ट हैव बीन टेकन लेटेस्ट फोटोग्राफ क्लियर लिखा है। देखिए एंड प्रोफेशनल स्टूडियो की बात कर दी यहाँ पे दोस्तों। मोबाइल से जो है वो तो फोटो हम खींचते ही है, लेकिन यहाँ लिखे देखिए फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज पोर्ट्रेट में रिजल्ट रिजेक्शन। मतलब अगर अच्छा फोटो नहीं आया पासपोर्ट साइज का मोबाइल से लिया हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है। लेकिन आपके पास अच्छी क्लैरिटी वाला है और आपको कोई डाउट ना हो तो आप यूज कर सकते हो, यूज करने का मना नहीं किया है, लेकिन आपको यहां पे वार्निंग दिया गया है। दूसरा सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर किस पे करना है, व्हाइट पेपर पे करना है दोस्तों। व्हाइट पेपर ब्लैंक लेने का है, उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, उसको स्कैन करना है, और कौन सी इंक से, ब्लैक इंक से, इंक भी बोल दिया गया है कि कौन सी इंक से आप फॉर्म भरोगे और सॉरी सिग्नेचर करोगे, ब्लैक से। और एक चीज देखिए, सिग्नेचर रनिंग लेटर्स में होनी चाहिए, नॉट इन ब्लॉक लेटर्स। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी बात बोल दी है कि आपका जो सिग्नेचर है ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब कैपिटल में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ऐसी सिग्नेचर कर रहे हो A.D. पटेल, तो ये ब्लॉक लेटर में ये सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा कर रहे हो A कैपिटल D पटेल ऐसा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी सिग्नेचर करते हो कभी बहुत साइनिंग में कि जहां पता नहीं चले उनको भी, तो ये भी चलेगी।
लेकिन पूरी सिग्नेचर जो है वो कैपिटल में ना होनी चाहिए, इसका ध्यान देने का है। दोस्तों ये सिग्नेचर की बात की, फोटो की बात की। जनरल इस फॉर्म में ज्यादा कोई टेक्निकल ऐसी कोई भी क्वेरी नहीं है, ठीक है। आप अच्छी तरह से एक बार फॉर्म देखोगे, आपको स्टेप टू स्टेप सब कुछ समझा जाएगा। मैंने जो बता दिया वो पॉइंट, मेन पॉइंट थे, वो बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर किया फॉर्म के बारे में। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, ठीक है, वो आप हमारे डिपार्टमेंट में पूछिएगा। बैंकिंग एकेडमी के डिपार्टमेंट के जो भी आपको एडमिन डिपार्टमेंट है, इंक्वायरी डिपार्टमेंट है, आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेगा। दोस्तों एक माइंड में क्लियर कर लो, वैकेंसी 2 प्रकार की है, एग्जाम अलग अलग आएगी, फॉर्म अलग अलग भरना है। एक ही फॉर्म भर पाओगे, मतलब एक रीजन से एक ही फॉर्म भर पाओगे। दूसरा, एग्जाम में स्टेज 1 स्टेज 2 पैटर्न है। ऑनलाइन फॉर्म में ज्यादातर कोई इतने ऐसे पॉइंट नहीं है जिसमें हमें कोई मिस्टेक हो, अच्छी तरह से एक्यूरेसी के साथ फॉर्म भरना है। दोस्तों एग्जाम कब आएगी, रेलवे ने अभी से बता नहीं दिया है कि एग्जाम कब आएगी, लेकिन ज्यादातर रेलवे की एग्जाम 6-8 महीने में आती होती है। तो हमें 6-8 महीने का भी राह नहीं देखना है, हमें रेडी हो जाने का है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिस दिन से फॉर्म आया उस दिन से रेलवे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। 3 सब्जेक्ट तैयार करना है। हमारी बैंकिंग एकेडमी की कोई भी ब्रांच पे आप विजिट करिए, ठीक है, आपको रेलवे की बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से हमारे फैकल्टी की टीम मटेरियल के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए रेलवे की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप भी, आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन मार्गदर्शन चाहिए, तो हमारी ब्रांच की विजिट करिए। और किस तरह से आप अच्छी अपनी ड्रीम जॉब के लिए जा सकते हो और रेलवे की जॉब के लिए अच्छा अपना करियर बना सकते हो, उसके बारे में हमारी पूरी टीम जो है वो आपको गाइड करेगी। दोस्तों मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, एक प्रॉपर मुझे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना था, एक प्रॉपर वैकेंसी, साथ साथ में ऑनलाइन फॉर्म की इंफॉर्मेशन। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैंने कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पोस्ट करिएगा, हमारी टीम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो, और आगे जाके ऐसे जो भी गवर्नमेंट जॉब आएगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या बैंकिंग की हो, बैंकिंग एकेडमी की जो भी टीम है वो आपके लिए जो भी बेटर इंफॉर्मेशन होगी वो जरूर लेके आएगी। दोस्तों आप मुझे अभी तक सुना और आपके करियर में हम कुछ पार्ट बन पाए, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप ये वीडियो अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा, जिसकी वजह से उसको भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिले और अपना करियर बनाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ रहे और आप बहुत अच्छी करियर बनाए, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।